हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में भारत चीन संबंधों को स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक यानी कोविड-19 के प्रभाव तक कवर करेंगे। ये वीडियो आगामी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इस वीडियो में हमने उन पहलुओं को जोड़ा है जो परीक्षा उपयोगी हो, जो मुख्य परीक्षा के लिए आप बिंदुवार तरीके से बुलेट फॉर्म में आप लिख सकें, आपको इतने पॉइंट्स याद हो जाएं इस वीडियो देखने के बाद कि आप 500 शब्दों का उत्तर आसानी से बिना सोचे लिख सकें। अगर भारत और चीन के बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो हम इसकी शुरुआत उत्तर में स्वतंत्रता से लेकर भारत चीन युद्ध यानी 1962 की युद्ध तक करेंगे। उस समय में भारतीय विदेश नीति पर आदर्शवादी प्रभाव था और व्यक्तित्व के रूप में बात की जाए तो भारतीय विदेश नीति पर नेहरूवादी प्रभाव कहा जा सकता है। इस काल में भारत और चीन के वाणिज्यिक संबंध जो कि पौराणिक काल से चले आ रहे थे, उसकी स्थिति ठीक थी। भारत और चीन के संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक संबंध भी थे। गुटनिरपेक्ष बांडुक सम्मेलन और सबसे बड़ी बात, भारत और चीन के मध्य पंचशील का सिद्धांत जो कि नेहरू जी ने प्रतिपादित किया था। हम पंचशील के सिद्धांतों के 5 बिंदुओं को आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि हम इस वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे। दूसरा हिस्सा है 1962 से लेकर 1988 का, जिसमें तिब्बत का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। भारत ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी, जिस पर चीन को आपत्ति थी। 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ, राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। भारत के कई क्षेत्रों को चीन ने अपने हिस्से में ले लिया, चाहे वो अक्साई चीन का हिस्सा हो या नेफा का क्षेत्र हो, और इस संबंधों में एक खटास का दौर था जिस समय भारत और चीन के संबंध काफ़ी खराब स्थिति थी। इसके बाद 1988 के बाद का दौर शुरू होता है, जिसमें हम मानते हैं कि इस दौर में यथार्थवादी प्रभाव था। नेहरू की आदर्शवादी प्रभाव से देश धीरे धीरे बाहर निकलकर यथार्थवादी प्रभाव की ओर बढ़ रहा था। भारत ने स्वीकार कर लिया था कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, वार्ताओं के द्वारा भारत चीन संबंधों को अच्छा ही करना होगा। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा, इस यात्रा को आप जरूर कोट करेंगे कि देश नीति में डे टू डे की यात्राएं कोट नहीं की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी यात्राएं होती हैं जो ऐतिहासिक यात्राएं होती हैं, उनका जिक्र करना अनिवार्य है। और भारत और चीन संबंधों में 1988 की राजीव गांधी की चीन यात्रा उन्हीं ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर प्रकारवाद का प्रभाव पड़ा, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ा, कंपनियों का ने एक दूसरे देशों में व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद अगर हम 2000 की बात करें तो भारत और चीन के व्यापार लगभग $90 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। लेकिन सबसे दुखद बात है कि भारत चीन के साथ काफ़ी बड़े व्यापार घाटे की स्थिति में है। इसके लिए भारत ने कुछ नए सेक्टर चुने हैं जहां पे भारत आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा कर सके। अगर हम वर्तमान समय में विवादित मुद्दों की बात करें, इस पोर्शन को आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, पॉइंट वाइज लिख लेंगे कि इन विवादों का उल्लेख तो आपको करना ही करना है। पहला विवाद है डोकलाम क्षेत्र विवाद, जो कि भूटान, चीन और भारत के मध्य है। दूसरा है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर। तीसरा है हांगकांग के में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन, मालाबार एक्सरसाइज, BCIM। इसके बाद अगर 2020 की बात की जाए तो गलवान घाटी विवाद, चीनी ऐपों पर प्रतिबंध, भारत का अमेरिका की ओर तीव्र अधिक झुकाव, ये सब वर्तमान मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर सहयोग के मुद्दे की बात की जाए तो भारत और चीन के विचार पर्यावरणीय मुद्दे पर, ब्रिक्स जैसे जो बहुदेशीय संस्थाएं हैं वहाँ पर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, आसियान देशों के संगठन में, यहाँ पे भारत और चीन के मध्य सहयोग देखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मतभेद के बिंदुओं को और भी अगर हम विस्तार से देखना चाहें तो NSG में भारत की सदस्यता का चीन के द्वारा खंडन, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए
भारत के दावे का चीन के द्वारा खंडन किया जाना, चीन के द्वारा स्टेपल वीज़ा जारी किया जाना, सीमा विवाद जिसके 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं पहले ही, डोकलाम विवाद और गलवान घाटी विवाद, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, यानी कि ये इतनी चीज़ें हैं जिनको कि आपको भारत और चीन के मध्य संबंधों में कवर करना है। साथ ही साथ कुछ आप आंकड़ों का भी उल्लेख करेंगे कि वर्तमान समय में आयात कितना है, निर्यात कितना है, व्यापार घाटा कितना है दोनों देशों के बीच में। एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद हमने जितने भी बिंदु बताए उस पर विस्तार से चलेंगे। 10 से 15 मिनट का और वीडियो होगा ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कार्निवल शुरू किया है अनअकैडमी ने लेट्स क्रैक इट स्लोगन के साथ, जिसमें 2010 से लेकर आगे तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोज अनअकैडमी पे बिल्कुल ही निःशुल्क उपलब्ध है, जो कि टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनके द्वारा तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए अपूर्वा राजपूत मैम, अंकुर यादव, उसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी में दीपिका रेड्डी मैम। तो इन टीचर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कर आप इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं भारत चीन संबंधों को, जो हमने एक ओवरव्यू देखा उसे अब हम विस्तार से देखेंगे। भारत और चीन दोनों दक्षिण एशिया की उभरती हुई महाशक्तियां हैं। दोनों के मध्य लगभग 4000 या कहें तो 3800 किलोमीटर लंबी सीमा है। प्राचीन काल में दोनों देशों के मध्य वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध थे। 65वीं सदी में बौद्ध धर्म का भारत से चीन की ओर प्रसार हुआ। कई चीनी विद्वान फाहियान हेनसांग ने भारत की यात्रा की। भारत एवं चीन दोनों ही विदेशी उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शक्तियों के शिकार रहे, इसलिए दोनों मिलकर एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसे मान्यता देने वाला भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना। 1950 में भारत एवं चीन के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में परस्पर संबंध स्थापित किए। 1954 में व्यापार समझौता हुआ। इसी दौरान भारत और चीन ने आपसी संबंधों के आधार के रूप में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की। इन पंचशील सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है परस्पर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, एक दूसरों की सीमाओं का आदर करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखना। इसके 2 महीने के बाद ही चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत की यात्रा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पंचशील सिद्धांतों में विश्वास जताया। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुक नगर में हुए एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन में विश्व शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल दिया गया। भारत चीन मित्रता शिखर पर पहुंच गई। चीन ने गोवा पर पुर्तगाली आधिपत्य का विरोध किया। 1957 के बाद भारत चीन संबंधों में कड़वाहट आने लगी। इसके 2 कारण थे, पहला तिब्बत विवाद, दूसरा भारतीय भूभाग पर चीन का दावा। तिब्बत विवाद, पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था। ऐतिहासिक कारणों से 18वीं सदी में तिब्बत की पहचान चीन के एक प्रांत के रूप में हुई। 1911 के बाद चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। तिब्बत का प्रयोग चीन ने ब्रिटिश सरकार के बफर राज्य के रूप में किया। 1948 में जनवादी चीन की स्थापना के बाद उसके नेता माओ त्से-तुंग ने तिब्बत पर चीन के पूर्ण नियंत्रण हेतु युद्ध छेड़ा। भारत ने चीन की सशक्त कार्रवाई का विरोध किया, साथ ही मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की सलाह दी। 1959 में अचानक तिब्बत में विद्रोह भड़का, जिसे चीन ने शक्ति से कुचल दिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भागकर भारत आए। भारत ने से शरण मांगी। भारत ने इस शर्त पर शरण दी कि भारतीय भूमि पर चीनी विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा, किंतु चीन ने दलाई लामा को शरण दिए जाने को शत्रुतापूर्वक कार्रवाई माना। 1957, अब हम दूसरे फेज की ओर आते हैं, यानी हमारा जो आदर्शवाद का दूसरा फेज था 1962 से लेकर 1988। 1957 में चीन ने लद्दाख एवं नेफा क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। इस पर घुसपैठ शुरू कर दी। 1962 को चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया एवं अक्टूबर 1962 को संपूर्ण भारत चीन
पश्चिम सीमा पर चीन ने युद्ध छेड़ दिया, भारत की भूमि पर बड़ी मात्रा में कब्जा कर लिया है तथा 21 नवंबर 1962 को चीन सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, पूर्व स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत चीन राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की साख में तेजी से गिरावट आई और भारत की कूटनीतिकता की नीति पर सवाल उठने लगे। 1965 से लेकर 1971 के भारत पाक संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया एवं भारत को विस्तारवादी कहा। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण की चीन ने निंदा की। इस समय माना गया कि बिना सीमा विवाद सुलझाए चीन के साथ संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। 1988 के बाद भारतीय चीनी राजनीति में बदलाव आया। माओ सेतुंग के बाद चीनी राजनीति में डेन सियाओपिंग सत्ता में आए। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण पर बल दिया। वहीं भारतीय राजनीति में आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद प्रभावी हुआ। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद भारत चीन के मध्य उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता पुनः आरंभ हुई। इसी के दौरान सीमा विवाद सुलझाने हेतु संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया। 1992 में भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा। 1988 में भारत के परमाणु परीक्षण की चीन ने निंदा की, परंतु जून 1999 में भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा से चीन की कड़वाहट कुछ कम हुई। 2003 में चीन ने सिक्किम को भारतीय अंग के रूप में स्वीकार किया। वहीं भारत भी तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार किया। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में भारत चीन के मध्य संबंध नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। सहयोग एवं मतभेद के साथ साथ सीमा विवाद के साथ आर्थिक सहयोग पर भी बल दिया जा रहा है। ये बात हो गई 2-3 साल पहले की, लेकिन अगर अभी की तत्काल की स्थिति देखी जाए तो स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नॉन जीरो सम गेम का मतलब होता है कि दोनों ही राष्ट्रों को कोई अगर समझौता होता है तो कोई एक विनर या लूजर नहीं होता है, विन विन की सिचुएशन होती है। कुछ ना कुछ दोनों ही राष्ट्रों को फायदे होते हैं। 80 बिलियन का व्यापार था भारत और चीन के संबंध बीच, जिसमें भारत लगभग 50 बिलियन के घाटे में है। यानी आप समझ सकते हैं कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा एक सीमा से अधिक है। अब हम डोकलाम विवाद को समझते हैं। डोकलाम पठार एक 89 वर्ग किलोमीटर की एक पट्टी है जो कि चुंबी घाटी के पास स्थित है। यह भारत चीन भूटान की सीमाओं को कोने में पड़ता है। यह विवादित क्षेत्र है जिस पर चीन द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। चूँकि इस विवादित क्षेत्र में भारत के हित भी जुड़े हुए हैं, अतः भारत ने भी भूटान के साथ मिलकर चीन की इस हरकत पर नाराजगी जताई तथा चीन से निर्माण कार्य रोकने को कहा। चीनी सेना ने भारत से डोकलाम पठार के लालटेन क्षेत्र से स्थापित बंकर हटाने को कहा। न हटाने पर दोनों बंकर नष्ट कर दिए। चीनी सेना ने कहा भारत और भूटान इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच टकराव हुआ। चीनी सेना ने भारतीय सेना को बाहर जाने के लिए कहा। नाथुला दर्रे से होने वाली मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई। इन चीज़ों पर भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे भारतीयों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। डोकलाम से सड़क निर्माण होने पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जोड़ने वाला चिकन नेक नाम से प्रसिद्ध संकरा गलियारा चीन की पहुंच में आ जाएगा। वैश्विक तट पर भारत की साख भी प्रभावित होगी। भारत और भूटान के मध्य मैत्री संधि भी है। ऐसे में इस संकट में भारत द्वारा नेपाल का साथ देना भी आवश्यक है। समाधान क्या हो सकते हैं? आसियान जैसे मंचों से अपने पक्ष को समर्थन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। भारत और अमेरिका के साथ लेकर अपना प्रभुत्व मजबूत करना चाहिए। वर्तमान विवाद का कानूनी हल खोजकर आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और अनावश्यक युद्ध से उलझने के बजाय भारत को तार्किकता के साथ काम लेना चाहिए। इसके बाद ओवोर चीन की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके द्वारा चीन ने अपने व्यापार मार्गों पर नेटवर्क तैयार करते हुए एशिया, अफ्रीका, यूरोप की में लगभग 60 देशों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसे लेकर बीजिंग में सम्मेलन हुआ, जिसमें 100 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस परियोजना के दो प्रमुख घटक हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट और सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। इसके बाद भारत ने उबेर से दूरी बनाई है। बीजिंग सम्मेलन में भारत में उपस्थित रहा, यानी उबेर पर भारत के क्या दृष्टिकोण है, इसे आप बतलाएंगे। फिर सीपैक परियोजना लगभग $62 बिलियन लागत की राजमार्ग, रेलवे, पाइपलाइन एवं निवेश
क्षेत्रों में मिलकर बनी परियोजना है। यह 3000 किलोमीटर लंबी है। यह परियोजना ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंजियांग से जोड़ती है। इसके द्वारा पाक में निवेश से रोजगार सृजित होंगे। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों को इससे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ इसका विरोध हो रहा है। भारत आखिर इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। चीन पाक गठजोड़ भारत के लिए पहले से ही चुनौती पेश कर रहा है। सीपेक के माध्यम से पीओके में चीन की उपस्थिति और बढ़ेगी। चूँकि सीएपी भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है, इसलिए भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। अब दक्षिण चीन विवाद देखेंगे हम। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का भाग है, जो सिंगापुर से ताइवान लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस सागर क्षेत्र में कई छोटे मोटे द्वीप भी उपस्थित हैं। स्पार्टा द्वीप का आप जिक्र कर सकते हैं, 9 डैश लाइन का आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुद्दा गया था, उस मुद्दे में चीन के अगेंस्ट में डिसीजन आया था, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद भारत की कंपनियां जैसे ओएनजीसी विदेश ने वियतनाम में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसे लेकर भी भारत की चिंता बनी हुई थी। फिर दक्षिण एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु चीन ने भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति का निर्माण किया। इसके तहत चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, म्यांमार के द्वीप कोको द्वीप, चटगांव बंदरगाह, बांग्लादेश, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह और मॉरिशस मालदीव का प्रयोग किया जा रहा है। इन बंदरगाह एवं द्वीपों पर चीन द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपनी नीति से चीन तेजी से क्रियान्वित कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में चीन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में चीन द्वारा ओबेर और चीन पाक गलियारे का निर्माण चीन की इसी नीति को आगे बढ़ाने का कदम है। भारत द्वारा इस नीति के प्रत्युत्तर में मौसम परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही भारत, जापान, अमेरिका के साथ मिलकर एक गठजोड़ का निर्माण भी किया गया है, ताकि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जा सके। सीमा विवाद में अब 3 चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ: अक्साई क्षेत्र विवाद, नेफा क्षेत्र विवाद एवं तवांग क्षेत्र विवाद। अक्साई क्षेत्र विवाद को आप बता देंगे कि यह क्षेत्र चीन पाक भारत के संयोजन पर तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिमी में स्थित है, जो भारत चीन के पुराने रेशम मार्ग को जोड़ता है। यह चीन के जिंगजियांग एवं तिब्बत को जोड़ता है। यह क्षेत्र 1962 के भारत चीन विवाद का कारण बना। वर्तमान में यह क्षेत्र चीन के अधिकार में है, परंतु भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। चीन इसे निम्न तिब्बत मानता है। 1972 में भारत ने इसे अरुणाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा दिया। चीन इस क्षेत्र को भारतीय नेताओं की यात्रा, अधिकारियों की नियुक्ति आदि पर विरोध दर्ज करता है। तवांग क्षेत्र, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जो जल विवाद है, चीन पाक मित्रता, साथ ही साथ चीन पाक तथा रूस की वर्तमान स्थिति में मित्रता, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो, स्टेपल वीज़ा, चीन कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश के लोगों हेतु स्टेपल वीज़ा जारी करता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भारतीय नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश की योजनाओं हेतु एडीबी में वेतन का भी चीन हमेशा से विरोध करता आया है। चीन द्वारा तिब्बत जाने वाले पर्यटकों को दिए जाने वाले पर्चों पर जम्मू कश्मीर को अलग राष्ट्र के रूप में दर्शाया जाता है। इस सब का भारत द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा है। भारत, जापान, अमेरिका की बढ़ती घनिष्ठता, इनके अलावा आप जो अभी 2 मुद्दे हैं, गलवान घाटी विवाद जो कि 5 फिंगर जो वहाँ पे लेक है उसको लेकर है, तो आप इन चीज़ों का उल्लेख करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत की सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने निर्णय लिया है कि चीन के 59 जो ऐप हैं उन्हें बैन कर दिया जाए। इसके आर्थिक प्रभाव की आप चर्चा करेंगे। वर्तमान दौर में जब सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, जब डेटा ही सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत है किसी भी राष्ट्र का, भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह कदम राष्ट्रीय हित में है, किंतु इससे जो प्रभाव होंगे उसके लिए भी भारत को तैयार रहना होगा। और भारतीय जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उस तरीके के जो ऐप बैन किए गए हैं उनके प्रतिस्थापन में, उनके विकल्प के रूप में अच्छे ऐप डेवलप करने होंगे। इसके बाद आप एक संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे कि कोरोना काल में जब वैश्विक स्थिति
ऐसी है कि ज़्यादातर देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वैसे में भारत और चीन को अपने आपसी मुद्दों को सुलझाकर आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी का दौर चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी पाटने की कोशिश की जा सके। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक।